देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। दोस्तों, राजनीति की दुनिया में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की गिनती एक ऐसे नेता के तौर पर होती है जो हाजिर जवाबी के मामले में कईयों से आगे हैं। दो नमूनों की बात छेड़कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेल्फ गोल कर लिया और एक तरह से अपने सबसे बड़े विरोधी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को विश्लेषण करने का मौका दे दिया। अखिलेश ने इसे सीधे तौर पर सीएम योगी की ओर से कबूलनामा करार दिया। तो ऐसे में सवाल है कि योगी तो दो नमूने कहकर राहुल और अखिलेश पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनके इस निशाने को अखिलेश यादव ने किस तरह से उन्हीं की ओर मोड़ दिया। एक तरह से कैसे साबित कर दिया कि अखिलेश की तरफ गोल करने की बजाय उन्होंने खुद की गोल पोस्ट में गोल कैसे कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, एक घटना विधानसभा के शीतकालीन सत्र की है। समाजवादी पार्टी ने राज्य सरकार पर कोडीन कफ सिरप की तस्करी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर समय पर कार्रवाई होती तो सैकड़ों बच्चों की जान बच सकती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में इस सिरप से किसी बच्चे की जान नहीं गई। उन्होंने विपक्ष को जवाब देते हुए बिना नाम लिए कहा, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठता है। जब देश में कोई चर्चा होती है तो वो तुरंत देश छोड़कर भाग जाता है। मुझे लगता है कि आपके बबुआ के साथ भी यही हो रहा है। वो फिर से इंग्लैंड की सैर पे निकल जाएंगे और आप लोग यहाँ चिल्लाते रहेंगे। कोडीन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदि कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई। सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए। और वो तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने इस सदन को आगे बढ़ाया है। कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने बबुआ कहकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। इस शब्द को वो अक्सर राजनीतिक रैलियों में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले की जांच एसटीएफ कर रही है और सिरप के लेन देन में समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के एक पदाधिकारी का बैंक अकाउंट शामिल है। योगी ने आरोप लगाया कि यह सब राजनीति से प्रेरित है और इसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग शामिल हैं। अब योगी के इस बयान का वीडियो खुद एक्स पर पोस्ट किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया। अखिलेश ने इसे बीजेपी के अंदर दिल्ली और लखनऊ के बीच चल रही खींचतान का सबूत बताया। उन्होंने योगी की तस्वीर और बयान का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। आत्मस्वीकृति, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें और मर्यादा की सीमा ना लांघे। वाजपेयी अपनी पार्टी के अंदर की खींचतान को चौराहे पर ना लाएं। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। अखिलेश का कहना है कि योगी का दो नमूने वाला बयान बीजेपी के अंदर की कलह को खुलेआम स्वीकार करना है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से दावा करती आ रही है कि केंद्र के बीजेपी नेतृत्व और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बीच तनाव है। वो कहते हैं
कि उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्तियां और कुछ नौकरशाहों की पोस्टिंग इसी का नतीजा है जो योगी की ताकत को कम करने के लिए की गई है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने ऐसे दावों को खारिज किया है और कहा है कि वो पार्टी की वजह से ही इस पद पर हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब योगी ने विपक्ष पर ऐसे तंज कसे हैं। इससे पहले बिहार चुनाव से पहले एक रैली में उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और आरजेडी के तेजस्वी यादव को 3 बंदर कहा था। उन्होंने कहा था जैसे महात्मा गांधी के 3 बंदर थे, वैसे ही इंडिया गठबंधन ने पप्पू, टप्पू और अप्पू के रूप में 3 बंदर सामने लाए हैं। पप्पू सच नहीं बोल सकता, टप्पू सच देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। ये विवाद विधानसभा में उठे मुद्दे से शुरू हुआ, जहां विपक्ष ने कोडिन सिरप की तस्करी पर सरकार को घेरा। योगी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि अगर गहराई से जांच करे तो समाजवादी पार्टी का इसमें हाथ निकलेगा। अब ये मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जहां दोनों नेता एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले की तैयारी है, जहां बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर होगी। कोडिन सिरप का विवाद मुख्य रूप से कोडिन आधारित कफ सिरप की अवैध तस्करी और दुरुपयोग से जुड़ा है, जो एक नशीले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बड़ा सिंडिकेट है जिसकी कीमत लगभग 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सरकार ने एसआईटी गठित की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार कोडिन सिरप मामले के आरोपियों को पूरा संरक्षण दे रही है और इस बड़े रैकेट के तथ्यों को छुपा रही है। उन्होंने बीजेपी पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने और चुनिंदा फोटो का इस्तेमाल कर समाजवादी पार्टी को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने अपराधियों और अधिकारियों के बीच नेक्सस का आरोप लगाया है और कहा है कि आरोपियों की संपत्तियों का आकलन करने वाली टीमें डर से पीछे हट गई। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कोडिन सिरप मामले में सपा इतनी आसानी से सीएम योगी और उनकी सरकार को छूट नहीं देने वाली है। इस मामले में योगी को यूपी की जनता के बीच अखिलेश घसीटेंगे ही, इसके साथ ही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व जिसमें मोदी शाह हैं उन्हें भी घसीटेंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मान्यवर, जैसे ही दवाइयों का विषय आता है, दवाई सब जहन में आता है, तो हमारी और सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है। जैसे ही हम लोग देखते हैं, हमारा शायद ही परिवार का कोई सदस्य ऐसा होगा जो कभी ना कभी दवाई ना खाया। अगर उन्हीं दवाइयों में कहीं पर नकली या नशीली शब्द का प्रयोग हो जाए और या उसकी चीज का संज्ञान कहीं पर आ जाए, तो हम समझ सकते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए क्या सोचते होंगे। अभी कुछ दिन पहले जो महत्वपूर्ण विषय इस समय पर चल रहा है सिरप का, हमारे बराबर के प्रदेश मध्य प्रदेश, हमारे बराबर के प्रदेश राजस्थान, वहां से एक जहरीले सिरप जिसमें किसी शहद की मात्रा ज्यादा हो जाने के कारण या किसी भी अन्य बात के हो जाने के कारण वहां पर बच्चों की मृत्यु हुई, लेकिन उसका असर हमारे यहां पर भी पड़ा। मैंने देखा सरकार की तरफ से कई बयान मिले और उन बयानों में यह कहा गया कि इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और किसी भी तरीके से कोई नकली दवाई या नकली सिरप का इस्तेमाल ना हो। लेकिन मान्यवर, मैंने नजदीक से इस चीज को देखा। अभी जो सिरप का विषय है, इससे पूरा का पूरा जनमानस प्रभावित है। और मान्यवर, इसको अगर हम नजदीकी से देखें तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसे बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, वो इतने बड़े लोग इन्वॉल्व हैं कि उन तक कई बार हाथ नहीं पहुंचते। अभी मैं जब देखता हूं, 1.5 साल पहले इसी उत्तर प्रदेश के इसी राजधानी में सुशांत गोल्ड सिटी में एक बड़ा जखीरा इसी कोडिन सिरप का पकड़ा गया था और आनन फानन में वो जांच उस समय सरकार ने एसटीएफ को सौंप दी। लेकिन जैसे ही एसटीएफ को सौंपी, 18 महीने बीत गए, पता नहीं क्या पर्चे कटे या नहीं कटे, कुछ जांच आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी, किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन भला हो अधिकारियों की आपस की लड़ाई का, गाजियाबाद में फिर एक ट्रक पकड़ा जाता है और जो गाजियाबाद में ट्रक पकड़ा जाता है उसमें जो लोग होते हैं संलिप्त, उनकी जेबों से एसटीएफ के नोटिस भी प्राप्त होते हैं। लेकिन फिर आनंद फानन में 15-20 लोगों का अलग अलग जगहों पर उनके नाम से एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन अभी वो चर्चा का विषय है कि कई लोग बता रहे हैं कुछ, कई लोग कुछ बता रहे हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से जिसका नाम शुभम जायसवाल चला गया दुबई, जिसका नाम वहां पर टाटा करके बोलते हैं, उनका नाम जैसे सामने आया तो पता चला ये व्यापार, ये भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत नजदीकी से सत्ता संरक्षित लोगों के पास हैं और ऐसी समस्या है। और अच्छा हुआ आपने पेश किया नियम 56 वाला भी सीमा पूरा कर दूंगा 5 मिनट। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहते थे आप लोग, मैं आपसे कहता हूं, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैं इसलिए ये वाली बात बोल रहा हूं कि नजदीकी से 128 मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन इतनी मामूली धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए कि सहारनपुर, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, आपके बनारस, इतनी मामूली धाराओं में किए गए कि 200 करोड़ की, जिसके ऊपर ईडी का छापा डला, 200 करोड़ की जिसकी संपत्ति अटैच की गई, मान्यवर 200 करोड़ की, उस संपत्ति अटैच करने वाले को जमानत मिल गई, जिसका नाम विभो राणा और आपके दूसरे का नाम विशाल सिंह है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि बराबर के प्रदेश में एनडीपीएस के तहत ऐसे माफियाओं के खिलाफ 10 साल की सजा का प्रावधान कराकर एनडीपीएस में बंद किया गया है। क्या मान्यवर सरकार ये कहेगी, यह बताएगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत, गैंगस्टर के तहत मान्यवर सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया, ड्राइवर सो गया या कोडिंग पीकर नशे में है, चाबी पता नहीं कहां खो गई। हजारों करोड़ का जिसने महल बना रखा है, उसके घर पर, धन्यवाद, उस सिपाही के घर पर नहीं 5 मिनट हो गए। मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं मान्यवर, पूछिए। जो अपराधी आर्थिक और भौतिक रूप लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इससे सामाजिक अपराध कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर सरकार जब्ती का काम करेगी? एक और चीज मान्यवर, कब सिरप, इंजेक्शन सहित 205 दवाइयां सरकार की तरफ से जिनके सैंपल फेल हुए, और ये मान्यवर बहुत जरूरी चीज है, जिसमें दिल की दवाइयां, कैंसर की दवाइयां, आपके हाई बीपी की दवाई, शुगर की दवाई। अब तो राय रही है 5 मिनट, 5.5 मिनट हो गया, आपके 5 मिनट से ज्यादा मैं अवसर नहीं दे सकता। ये सवाल, संक्रमण की दवाई, पेट का सूजन, पेट के कीड़े, रोनिया, 205 दवाई। आपका कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, भाषण को खत्म कर लीजिए। जिनके सैंपल फेल होते हैं, अब तो प्रधान जी कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, भाषण को नहीं, 6 मिनट में 5 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता मैं। आप बताएगी क्या जिनके सैंपल फेल हुए हैं, ये आपकी प्रयोगशालाओं में जो आगरा में दवाई पकड़ी गई, मेरठ में दवाई पकड़ी गई, उनके सैंपल जब पहुंचते हैं प्रयोगशाला में, सैंपल बदलवा कर वो माफिया, बदलवा कर माफिया वो बरी हो जाती। चलिए मंत्री जी जवाब।